ऑलराइट सो हमने डे 4 कंप्लीट कर लिया था करंट अफेयर्स का। एंड राइट नाउ दिस इज द लास्ट डे, नॉट ऑफ करंट अफेयर्स तो अभी चलेंगी, बट जो गवर्नेंस वाला पार्ट था ना, जिसमें बिल पे फोकस रहा करता था कि कौन से बिल पास हुए हैं, और पॉलिसी पे फोकस रहता था कि कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, हम आज उन पे बात करने वाले हैं। प्लीज़ बी नोटेड कि हमारे एरिया में राइट नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़े थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं। पिछले समय से कुछ लाइट भी नहीं है, तो इट में पॉसिबल कि ये वीडियो आज अपलोड ना हो पाए, जो इसकी शेड्यूल टाइमिंग है। तो ये एक दिन या बाद अपलोड हो, क्योंकि वाईफाई इज टोटली गोन, राइट। तो शायद ये वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड होगी, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ। शुरू कर रहे हैं हम। देखिए, जो डाकघर अधिनियम है 2023, ये लागू कर दिया गया है। और इसने किसको चेंज किया है? 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम को। तो कुल मिला के इसमें क्या चेंज आया है? इसमें ये चेंज आया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी आपको कदम उठा सकते हो, डाकघर में आप उठाओगे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पैकेज पे डाउट है कि इस पैकेज में कुछ हथियार हो सकते हैं या फिर कोई गोला बारूद हो सकता है, तो नाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन ओपन इट विदाउट योर परमिशन। बिना आपकी परमिशन के भारत सरकार वो खोल सकती है, राइट। निजी कुरियर को भी इसमें शामिल किया गया है। लेट मी चेंज माय टैबलेट साइज। ओके, इसमें इसे चेंज किया गया है। एंड इसमें एक और चीज की गई है कि जो आपका पार्सल गलत या हानि तरह से होता है, उसमें डाकघर को कोई दायित्व अब नहीं होगा। अगर आपका पासवर्ड पार्सल लूज हो जाता है, अनलेस यू डोंट हैव अ इंश्योरेंस। अगर आपका इंश्योरेंस है तब ठीक है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। वरना तो डाकघर वाले आप डाकघर वालों को ये नहीं बोल सकते कि देखिए मेरा सामान लॉस्ट हुआ है, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। यू हैव टू बी कीप इंश्योरेंस। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। देखिए, इस अधिनियम में क्या हुआ है कि अगर अब कोई चीटिंग करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। और इस प्रोविजन में क्या सिस्टम है? अगर कोई कलेक्टिव लेके चीटिंग करता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब कोई पेपर लीक होता है यूपी का या किसी भी स्टेट का, तो उसमें पकड़े जाते हैं 4-5 लोग। अगर आप ऐसे संगठित बोलते हैं इस अपराध को, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, अगर अब ऐसा हुआ तो 1 करोड़ रुपए से आपका फाइन लगेगा और 7 साल की आपको जेल हो सकती है। और अगर आप पर्सनली, जैसे कि आपको लगा कि पीसीएस आरओ का मेरा एग्जाम है एंड चलो कुछ अपनी गाइड लेके चला जाता हूँ, तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको 3 से 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है। और ये जितनी भी नेशनल लेवल की एग्जाम है उन सब पे लागू होगा। अब वो होगी जो राष्ट्र स्टेट लेवल की एग्जाम है उनका क्या होगा? जो स्टेट लेवल पे होते हैं, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट खुद का एक अलग से लो लेके आएगी, जो उनका खुद का पर्सनल होगा, स्टेट स्पेसिफिक होगा। रेलवे संशोधन विधेयक 2024, इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बेसिकली जो रेलवे बोर्ड की शक्तियां उसको बढ़ाया गया है। अब वो थोड़ा प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक सकती है और सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जा रहा है इसमें। नाउ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे उनके डाउट थे कि मैं हिंदी को इतना लाइटली क्यों लेता हूँ एंड इंग्लिश में इतनी ज़्यादा बात क्यों करता हूँ, राइट। तो देखिए, पहली बात तो ये है, इंग्लिश इज़ नॉट माई मदर टंग। वो मेरी मातृभाषा नहीं है। इवन मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती भी नहीं है, राइट। मैं लिखता भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो मैं इंग्लिश ज़्यादा क्यों बोलता हूँ, हिंदी कम क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हिंदी में बहुत ज़्यादा कम कंटेंट अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा कम कंटेंट, राइट। अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट को पढ़ना चाहो, देन ये ज़रूरी है कि आपके लिए कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप उस कंटेंट को समझ पाओगे। बहुत अच्छा लिटरेचर इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म, हॉलीवुड की फिल्में हैं, सॉरी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्में हैं, लेकिन वो आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी। जैसे आप में से किसी ने देखी है डोंट लुक अप, वो बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन थॉट प्रोवोकिंग मूवी है, बट वो हिंदी में डबिंग उसकी नहीं है। और अगर है भी डबिंग, आई डोंट थिंक सो कि उसकी डबिंग है, बट शायद मुझे याद आ रहा है कि उसकी डबिंग तो है, लेकिन वो मीनिंग कैरी नहीं करती जो इंग्लिश वाली मीनिंग कैरी करी है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि क्योंकि हिंदी में इंटरनेशनल लिटरेचर नहीं मिलता, दैट्स वाई छोड़ दीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपको। आपकी जो जब आप जन्म लेते हो तो आपकी दो माएँ होती हैं। एक तो वो माँ जिसने आपको पैदा किया है, और दूसरी वो जिस संस्कृति से आपने जन्म लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस एरिया से आता हूँ, हम खड़ी बोली बोलते हैं, राइट। तो वो मेरे लिए एक पर्सनल प्राइड का विषय है। कुछ लोग जो ईस्ट यूपी से हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग
नॉर्थ यूपी से हैं, सेंट्रल नॉर्थ यूपी से, तो वो शायद लखनऊ की तरफ की भाषा बोलते होंगे। आई डोंट नो कि उनकी तरफ की भाषा को क्या बोलते हैं, अवधी बोलते हैं वो। तो हर किसी की भाषा उसकी एक माँ होती है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। पर मैं क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ, तो मेरी जो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट सेटिंग है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मैं लिटरेचर कंज्यूम इंग्लिश में करता हूँ और बुक्स भी मेरी सब इंग्लिश में ही है, क्योंकि हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई। राइट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ हिंदी की। क्वेश्चन शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए, असम हीलिंग एक्ट, इसका मतलब क्या है? देखिए, असम में क्या है ना कि कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं। मेडिसिन से मतलब समझते हो आप? जड़ी बूटियां, राइट। एक तो होती है आपकी औषधि, और एक होता है आपका तंत्र विज्ञान। जैसे कि आपको बुखार हो गया तो आप क्या करोगे भाई? आप या तो पैरासीटामोल ले सकते हो या फिर गिलोय ले सकते हो, राइट। आयुर्वेद में गिलोय पी जाती है बुखार होने पे। और तंत्र विज्ञान में क्या बोलते हैं कि भाई झाड़ फूक करवाने चले जाओ। तो जो असम में है, और असम नहीं है, जितने भी हिली स्टेट है उन सब में तंत्र विज्ञान थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उनका आई डोंट नो कांटेक्ट बहुत नहीं हो पाता। दैट मीन जितना हिली स्टेट होगा वहां पे तंत्र झाड़ फूक ज्यादा होगी। इसीलिए असम का हीलिंग एक्ट आया है, जो इविल प्रैक्टिसेस को रोकता है, जो इलाज के नाम पे शोषणकारी उपाय करते हैं, उसको रोकने के लिए बनाया गया है। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024, इसके अंतर्गत क्या है? गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अब वो आपके फोन का कोई भी डेटा मांग सकती है टेलीकॉम कंपनी से। लेट जस्ट से कि आपने जियो में किसी को मैसेज किया और आपने मैसेज में कुछ इंडिया के अगेंस्ट या कुछ भी ऐसा लिख दिया जो हमारे देश की सुरक्षा को हानि पहुंचा सकता है, या किसी भी सिम से आपने मैसेज किया और आपने देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ लिख दिया, तो गवर्नमेंट के पास वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कोड दिए गए हैं टेलीकॉम कंपनियों को कि अगर वो शब्द मैसेज में यूज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट उसकी निगरानी कर सकती है। बेसिकली निगरानी करने के लिए बनाया गया है। और इसको में मेन चीज ये है कि हर कंपनी को एक मुख्य दूरसंचार अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश। अभी आपको याद होगा कि दिल्ली में बाढ़ आई थी, और बाढ़ आने के बाद बहुत सारे 2-3 बच्चे थे जो डूब के मर गए थे। उसके बाद उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लाया था, वरना हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप को बोलता था कि जितने टॉपर बनाए हैं वो उन्हीं ने बनाए हैं, उन्होंने ही पैदा किया है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, जहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अगर कहीं पे 50+ स्टूडेंट इनरोल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोचिंग। ये किस लिए किया गया था? ये इसलिए किया गया है कि जो लोग घरों में कोचिंग पढ़ाते हैं वो लोग इससे बच सके, इस रूल से बच सके। औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। देखिए, जो अल्कोहल है, शराब जिसको आप बोल सकते हो, ये दो तरह का होता है। एक तो पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब इंडस्ट्रियल यूज इसका क्या होता है आपको पता है? जब आप कफ सिरप पीते हो ना, जब आपको खांसी होती है तो आप कफ सिरप लेके आते हो, तो उसमें अल्कोहल ही पड़ा हुआ होता है, राइट। तो दो तरह के अल्कोहल होते हैं, एक तो पर्सनल यूज के और एक इंडस्ट्रियल यूज के। पर्सनल यूज वाले अल्कोहल पे टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रियल यूज वाले अल्कोहल के लिए जो टैक्स लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। लेकिन अब जो डिसीजन हुआ है उसमें यह है कि जो इंडस्ट्रियल यूज वाला अल्कोहल है उसके लिए भी राज्य टैक्स लगा सकेंगे। विकलांग व्यक्ति के लिए सुगम्यता का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई सबको सहूलियत होनी चाहिए, सब एक जगह जाएं, सब जाएं, ये सब करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अधिकार है कि अगर विकलांग व्यक्ति है तो वो कहीं घूम फिर नहीं पाता, क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं। लेट से एक विकलांग व्यक्ति है, पैरों से विकलांग है, और उसको किसी छत पे चढ़ना है, राइट। तो उसको बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। नाउ व्यक्तियों के लिए जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सुगम्यता है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, राइट। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। रोजगार सृजन योजना मोदी जी ने जारी की है इसको, और क्यों किया है? ताकि अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके। अभी आप में से कुछ लोगों ने वीपीओ को एग्जाम दिया होगा, राइट। तो वीपीओ के एग्जाम में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई हुई थी। तो अब आप कहोगे कि हम तो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वीपीओ को क्यों बता रहे हो हमको? क्योंकि आरओ के एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपसे कि उनको क्या पूछना है, क्या अच्छा लग रहा है पूछने का।
तो यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम एवरी फ्रंट, राइट। बायो E3 योजना, इस योजना का में क्या है, इस योजना में है कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, वो E3 के लिए है। E3 क्या होता है, ई फॉर इकोनॉमी, फर्स्ट ई के लिए इकोनॉमी है, दूसरे ई के लिए एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, और तीसरे ई के लिए पर्यावरण, एनवायरमेंट है, राइट। तो बी बायो E3 योजना अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए ये बनाई गई है। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, इसमें हमारे यूपी के 2 जिले शामिल किए गए हैं, आगरा और प्रयागराज। यहाँ पे औद्योगिक गलियारा बनेगा, एंड दैट्स हाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैसे तो हर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट दिस टाइप ऑफ पॉइंट यू शुड बी कीप योर माइंड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, आपको पहले रखना चाहिए। डिजिटल भारत नीति, इसका काम क्या है कि जो दूर दराज के इलाकों में आज भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, जैसे लद्दाख के बहुत सारे इलाकों में आज भी इंटरनेट नहीं है, वहां पे आप उसको इंटरनेट को, डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करा पाए। वॉइस बॉक्स प्लेटफॉर्म, इसमें क्या हुआ है, देखिए वो कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपने देखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने कार्टून वाली रामायण देखी होगी, जिसमें राम जी सीता जी का चित्रण किया गया है, कार्टून वाली रामायण। तो उसमें जो कार्टून की फिगर है वो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है। अब वो जो आवाज होती है, जो वॉइस होती है, वो कार्टून्स की नहीं होती, उसके पीछे एक रियल ह्यूमन बोलता है। कौन होता है, एक रियल ह्यूमन होता है। और जो रियल ह्यूमन है, ऐसे रियल ह्यूमंस को हम बोलते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जो किसी कार्टून करेक्टर को या किसी ऐसे करेक्टर को आवाज देते हैं, राइट, तो उसको वॉइस ओवर बोलते हैं। तो ऐसे आर्टिस्टों के लिए वॉइस बॉक्स प्लेटफॉर्म जारी किया है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने। एक पेड़ एक माँ अभियान, ये मोदी जी ने अपनी माँ की स्मृति के लिए शुरू किया था। 5 जून पर्यावरण दिवस भी होता है इस दिन, और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए। कृषि सखी अभियान, देखिए इसमें ये वाराणसी 2000 यूपी से शुरू किया गया था, कृषि सखी अभियान। इसमें क्या था कि जो स्वयं जो महिलाएं थी, वुमेन्स हैं जो, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में डालने के बाद, डाल दिया आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में, अब आपको क्या करना है कि उनको इतना एम्पावर किया जाए कि वो एग्रीकल्चर में आपका पार्टिसिपेट कर पाए, आपको कुछ नया दे पाए एग्रीकल्चर में। तो इसलिए इसको कृषि सखी अभियान लाया गया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब भी आप महिलाओं के बारे में कोई काम सुनोगे, ग्रामीण महिलाएं, वुमेन्स, राइट, जब भी आप ग्रामीण महिलाओं के बारे में कुछ सुनोगे, तो प्लीज यूज HSC, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, राइट, क्योंकि जितने भी ग्रामीण में काम हो रहे हैं वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही हो रहे हैं, महिलाओं के थ्रू। अटल इनोवेशन मिशन वाटर चैलेंज, पानी कैसे बचा सकते हैं, पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और सारी चीजें क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन और ये सब चीजें करने के लिए ये बनाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रणाली, AQMS, इसके लिए क्लियर वायु करके एक प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है। टाइपिस्ट ने यहाँ पर उस चीज को छोड़ दिया है, आई डोंट नो व्हाई। तो क्लियर वायु करके प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आपको सटीक एग्जांपल दूंगा, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, जो इसका पूरा वर्जन है। ये मिसिंग है, इसके लिए मैं आपसे दोबारा से माफी चाहता हूँ। जल संचय जन भागीदारी योजना, प्रधानमंत्री मोदी की कैच द रेन अभियान जो है, उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। और इसमें बेसिक प्रायोरिटी यही है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा जल बचा सकते हैं। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, और आपका वाटर कलेक्शन हुआ, ये सब चीज़ें बेसिकली पानी को बचाने के लिए हैं। अभी आपको क्या करना है ना, कि आप ना कुछ चीज़ों को पढ़ना जब शुरू करोगे, तब आपको ना पैटर्न दिखने लगेगा कि भाई जब भी पानी को बचाने की बात हो रही है तो 3-4 कीवर्ड्स हैं, वो बार बार आ रहे हैं। अगर पानी बचाना है तो ये सब कर लो। कुछ स्कीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं कि पानी बचाना है तो ये सब कर लो। उसी तरह होता है महिलाओं के लिए, महिलाओं को पढ़ाई में आगे बढ़ाना है तो कुछ कीवर्ड्स रहेंगे आपके, उन्हें फाइनेंशियल एड देनी चाहिए, सोशल अपवर्जन होना चाहिए, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, और जिन्हें ड्रॉप आउट है उन्हें वापस से इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको चारों तरफ निगाह रखनी पड़ेगी कि क्या टर्म यूज हो रही है किसके रेफरेंस में,
और बाद में आपको जब आप बहुत मटेरियल पढ़ लोगे ना, एक पैटर्न नजर आने लगेगा और फर्स्ट फिर सारी की सारी चीजें कंसाइज होती लगेंगी आपको। लेमन ग्रास खेती समझौता, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लेमन ग्रास ये ओडिशा में हुआ था और ये आदिवासियों के किसान और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में समझौता हुआ है लेमन ग्रास को खेती को लेके। बागवानी क्लस्टर हम बनाएंगे। बागवानी क्लस्टर से समझते हैं ना, जहाँ पे बाग होते हैं, जैसे आम के, लीची के, अमरूद के, इस तरह के। ऐसे हमें 100 बनाने हैं 18,000 करोड़ की लागत से। और इस पूरे के पूरे क्लस्टर का मेन काम क्या होगा? एक्सपोर्ट। यहाँ से जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसमें हम 2000 लगभग 2790 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे हिंदी में बोलते हैं अवसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हैं, एक वो सिस्टम जो हमें हेल्प प्रोवाइड कराता है किसी काम को करने में। जैसे कि अगर आपको लखनऊ से जाना है दिल्ली, तो आपके लिए जो रेलवे लाइन है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। या जो रोड है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट, इसे बोलते हैं अवसंरचना। तो जो एक हेल्पिंग प्रोवाइड करे किसी काम को पूरा करने में, जल्दी पूरा करने में। इसी तरह दूध धंधा करने की परीक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं जापान सरकार के साथ सहकारी डेयरी विकास किया जाएगा इसमें। राइट, ये बजट का जो अमाउंट है, प्लीज मेक इट अंडरस्टैंडेबल और इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, नेशनल पेस्ट सर्विलांस, ओके हाँ ये लिखा भी हुआ है मैंने। इसके लिए किसानों को ये सिखाएंगे कि आप जो कीट कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं खेतों में, उनका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नई चेतना 3.0 अभियान, इसमें किसान जो ग्रामीण मंत्रालय है, और इस समय में ग्रामीण मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं कृषि श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा था जो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक नई प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, नई चेतना पहले बदलाव की, और सभी भारत और गणराज्यों में शामिल है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे कितनी स्कीम्स लागू की जाती हैं, कितने पोर्टल बनाए जाते हैं और वो सब खो जाते हैं। एक्चुअल रिजल्ट उनका किसी का नहीं आता। जब कभी कुछ क्राइम होता है कहीं पे, तो दोबारा ये चर्चा होती है कि हमें कुछ करना है। जो अब तक कर रहे थे वो गलत क्यों हुआ, उस पर आप डिस्कशन नहीं करते। तो हमारे में जो रीथिंकिंग की कैपेसिटी है इंडियन में, वो कम है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम अपनी जो मनी है, गवर्नमेंट मनी है, उनको वेस्ट कर रहे हैं बहुत रैपिड रेट से। एक ही प्रॉब्लम के लिए, सिंगल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम चल रही हैं, कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज चला रही हैं। तो उसमें कितना पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है। और वो तो तब है जब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन सारी चीजों को चैनलाइज करने की बहुत कोशिश हुई है। पहले जब पहले का एरा था, उस समय कितना बुरा हाल हुआ हो करता होगा, जस्ट इमेजिन। पंजाब में 100% पानी की सप्लाई हो गई है और ये अब तक का 5वां ऐसा राज्य बना है जिसने 100% के लेवल को टच किया है। नेशनल चिकित्सक रजिस्टर्ड पोर्टल, गृह मंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। और इसमें क्या है, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे पूरे देश में, उनका रजिस्ट्रेशन है। इसका फायदा क्या होगा? मान लेते हैं कि आपको या आपके किसी दोस्त को कोई बीमारी हो गई, राइट, और आप उस शहर में नहीं हो। जैसे कि लेट सपोज कि आप लखनऊ से हो एंड आप किसी भी काम से भोपाल गए हुए थे, बट यू डोंट नो अबाउट द भोपाल, राइट, कौन अच्छा डॉक्टर है कौन नहीं है। अब आपका दोस्त बीमार पड़ गया, अब आप उसको लेके एक डॉक्टर के पास गए। नाउ हाउ यू नो कि वो झोला छाप डॉक्टर है या असली डॉक्टर है? अब आपको ये देखने के लिए उसका पोर्टल नंबर देखना होगा कि जो राष्ट्रीय चिकित्सक रजिस्टर पोर्टल पे उसकी आईडी बनी हुई है या नहीं। इसलिए सब किया गया है झोला छाप डॉक्टर को खत्म करने के लिए। पैक्स्ड पेयजल का जो वर्गीकरण है, अब वो एक डेजर्टिस जो जोखिम भरे खाद्य पदार्थ होता है उसमें कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पानी की बोतल जिसको प्लास्टिक के पानी में होती है, प्लास्टिक की बोतल में, तो उसको नहीं पीना है? देखिए, पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस पूरी प्रोसेस का मतलब वो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? फिर इसे जोखिम वाला क्यों बोला है? इसे हाई रिस्क कैटेगरी में डालने से क्या मतलब है कि अब रैपिड इंस्पेक्शन हुआ करेंगे, अब रैपिड इंस्पेक्शन हो सकेंगे, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाला है ताकि मॉनिटरिंग इसकी अच्छे से हो पाए। DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्ट सम्मेलन, ये सम्मेलन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सम्मेलन में दो चीजें स्टार्ट की गई थी। आई ड्रोन, जिससे क्या होगा कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं
उनको ड्रोन से आप ड्रॉप आउट कर सकते हो किसी लोकेशन पे। जैसे कि एक ऋषिकेश एम्स है, पूरे इंडिया में एकमात्र हॉस्पिटल ऐसा है जिसके पास खुद की सेल्फ एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस है। मतलब कि अगर कोई बहुत दूर फंसा हुआ है और वो नहीं आ सकता चल के, तो वो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस से आप उसे टेक ऑफ करके हॉस्पिटल लेके आ सकते हो। आई राइज, इस नीति में क्या है, अनुसंधान, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सहयोगी मंच है ये एक। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, इसमें क्या होगा ना कि 1000 से ज्यादा ऐसी किताबें जो स्कूल के पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। कौन कौन करवा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट। प्रोजेक्ट अस्मिता, 2 लाख, ये सॉरी 22,000 नहीं है, ये शायद 2,20,000 है। 2,20,000 किताबों को डेवलप किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा प्रोजेक्ट अस्मिता के अंतर्गत। प्रोजेक्ट अस्मिता को कंफ्यूज मत कर जाना वुमन से, एक वुमेन्स के लिए भी प्रोजेक्ट अस्मिता बनाया गया है, राइट, बट उसको इससे कंफ्यूज मत करना। विज्ञान धारा पर योजना, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया था रिसर्च के लिए, न्यू इन्वेंशन के लिए, और उस पे बेस्ड जो इकोनॉमी है, रिसर्च और इन्वेंशन पे बेस्ड जो इकोनॉमी होगी उसको इम्प्रूव करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्टस कार्यशाला, जो स्कूल है उसमें कार्यस्थल का संक्रमण मूल्यांकन की पद्धति को मजबूत करना, ये सभी है। बेसिकली काम क्या है, जो स्कूल्स हैं उनसे स्टार्स जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा है जो स्कूल की प्रोग्राम है उससे जुड़ा हुआ कोई स्कीम है जिसको स्टार्स बोलते हैं बस। 3 एआई उत्कृष्ट केंद्र, 3 सेंटर बने हैं जिसमें से एक सेंटर उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर में है, जो टिकाऊ शहरों के लिए बना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल सिटीज के लिए। एग्रीकल्चर के लिए रोपड़ में बनी है, आईआईटी रोपड़ को चुना गया है, और हेल्थ के लिए आईआईटी दिल्ली और एम्स को चुना गया है। प्लीज नोट दिस फैक्ट। राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट, ये होता है आयुष के लिए। तो आयुष के लिए जो टेस्ट है उसका नाम ये है, आयुष समझते हैं ना आप, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उनको आयुष बोलते हैं, बाकी कोई इसमें से कुछ काम का नहीं है। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, जितने भी देश, हमारे देश में बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे सब पे फोरेंसिक जांच के लिए भी एक सेंटर होता है। तो अब ये बहुत बड़े स्तर पे हो पाए, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बहुत जगह हो। जिनको फोरेंसिक प्रयोगशाला का मतलब नहीं पता है, जब कहीं पे क्राइम होता है तो क्रिमिनल तो क्राइम करके चला जाएगा, लेकिन वो कुछ सबूत छोड़ के जाता है, राइट, जो आपको नहीं दिखते। जैसे कि आपकी जो चाल ढाल है वो भी एक सबूत होता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं ना, और आपके पैरों की छाप बनती है, राइट, उस पैरों की छाप को कैलकुलेट करके आपकी हाइट, आपका वजन तक बता देता है फोरेंसिक एक्सपर्ट, कि कितने प्रेशर से आपने जमीन को दबाया, कितनी छाप बनी, तो आप कितना वेट होगा, आपकी क्या हाइट होगी, आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो सिर्फ आपकी पैरों की छाप ही बताने के लिए काफी है। तो फोरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम सॉल्विंग में, दैट्स वाई ये बहुत बड़े पैमाने पर इंक्लूड की जा रही है। एनसीआरबी संकलन फॉर द क्रिमिनल लॉज ऐप, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। डिजिटलाइज करने हैं बस डिटेल्स को, जितने भी कहीं कहीं पे क्राइम हुए हैं उनको डिजिटलाइज करता है, ताकि इंफॉर्मेशन जो डेटा एनालिसिस है उसमें आसानी हो सके। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर जो कोलकाता में है, वहां पे इसको स्थापित किया गया है भूस्खलन की भविष्यवाणी और रोकथाम के लिए। भूस्खलन की भविष्यवाणी हो सकती है, जिसको भूस्खलन के बारे में नहीं पता है, ये पहाड़ है, आप यहाँ पे जा रहे हो और यहाँ की जो जमीन है वो लूज हो गई, और लूज होने के बाद वो सीधा की सीधा नीचे आ गई, तो इसे बोलते हैं भूस्खलन, जब जमीन अपनी जगह से हट जाती है पहाड़ी एरिया पे। सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मिजोरम में आपका 500वां रेडियो स्टेशन खुला है आइजोल में। लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं, अब कुल मिला के 7 हो गए हैं। पहले लद्दाख में 2 जिले थे, कारगिल और लद्दाख खुद से। अब 5 नए जिले बनाए गए हैं, जांस्कर, करदास, शम्स, नुब्रा और चांगथांग। अगर आपको ये नाम ना समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। जांस्कर पहाड़ों की रेंज है, नुब्रा एक वैली है, एक रिवर भी है, कारदाश और शम्स उनके यहाँ की एक बहुत फेमस जगह है, और चांगथांग एक मोनेस्ट्री है। जीवन में जब भी कभी मौका मिले तो लद्दाख होके आइएगा। डिजिटल कोर्ट ऑन कोर्ट स्कीम केरल,
केरल ने जो चेक बाउंस हो जाता है ना, उसके लिए एक स्कीम जारी की है। जो आप उसके मुकदमे हैं चेक बाउंस के, वो डिजिटल कोर्ट में ही लड़ सकते हो, फिजिकली आपको अपेयर होने की जरूरत नहीं है। चेक बाउंस क्या होता है कि मैंने आपको ये चेक लिख के दिया कि मैं आपको 10,000 रुपये चेक पे दे रहा हूँ। आप गए बैंक में और जब आपने जमा किया पैसे निकालने के लिए, तो बैंक वालों ने बताया कि जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में तो खुद ही 5 रुपए पड़े हुए हैं अभी। तो मेरा जो ये मैंने आपको चेक दिया था, ये क्या हो गया? बाउंस। अगर मेरा चेक बाउंस हो जाता है, इसको बाउंस बोलना बोलता है, अगर बाउंस हो गया मेरा चेक, देन आप मेरे खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो, धोखाधड़ी का। स्कैम से बचो अभियान, इसमें क्या है कि ना, जो भी मेटा है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जो यूज करते हैं, उन्हें पता होगा मेटा उनकी पेरेंट कंपनी है, और जो भारत सरकार है, उन्होंने मिलकर अभियान शुरू किया है स्कैम से बचो, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए। जेड मोर टनल, जेड मोर टनल जम गदारबल जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। 6.5 किलोमीटर लंबी है और 2 लेन की ये सुरंग है। सोनमर्ग को जोड़ती है जम्मू कश्मीर से, और अब 12 महीने की जो वेदर कनेक्टिविटी है वो उसको मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है काफी। और प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाजपा की 240 सीटें थी, कांग्रेस की 99, सपा की 37 और AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसकी 29 थी, डीएमके की 22। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाजपा को छोड़ के जितनी बाकी की 4 पार्टी है ना, वो सब एंटी बीजेपी अलायंस का हिस्सा थी, राइट। तो कांग्रेस के बाद एसपी और एसपी के बाद और इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनकी सीटें याद रख लेना बस। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, ये इंडिया में हुआ था फर्स्ट टाइम, भारतीय मंडपम में, इसलिए इसको याद रखना है। विश्व धरोहर समिति का फर्स्ट समिट पहली बार इंडिया में हुआ था। जो भी फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंचायत सम्मेलन, पंचायत सम्मेलन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि पंचायत सम्मेलन हुआ था, इसका जो सेंटर है पंचायती राज मंत्रालय का हैदराबाद में, वो इम्पोर्टेंट है। 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन, ये कोई काम का नहीं है आपके। DHR-ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्ट सम्मेलन, ये भी आपके काम का नहीं है। इसमें आई राइज और आई ड्रोन पहल शुरू की गई थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2022, ये हुआ था CJO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। इसमें प्रैक्टिस की गई थी कि अगर भारत पे कोई साइबर अटैक कर दे, कोई हमारी वेबसाइट वगैरह हैक करनी चाहे, तो हमें कैसे रिस्पोंड करना है उसका। सागर मंथन, द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ये पहली बार हुआ है हमारे यहाँ, सॉरी पहली बार नहीं हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो साउथ एशिया है उसको लेके क्या क्या हमें करना है, समुद्र में हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा को कैसे बनाए रखना है, ये बात की गई है सागर मंथन में, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें एक ट्रिक आप इससे याद कर सकते हो कि ये भले ही नेवी से जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, पर इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में 4 प्रमुख शहर हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन जितने भी ये 4 शहर हुए, इनमें से दिल्ली को छोड़ के बाकी सबकी सीमा समुद्र से लगती है, राइट। तो ये इनमें नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। गणतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। खाद्य वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ था। इसका सबसे मेन पॉइंट यह है, यहाँ पे एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। जो भी हम खाना बाहर से मंगा रहे हैं उसकी लिस्ट में कभी कभी कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, वो सबका रिपोर्ट रखेगा। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट इन एक्सपो गुजरात, ये नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में गुजरात में संपन्न हुई है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट। अब ये गुजरात आप कैसे याद रखोगे? देखिए, गुजरात इंडिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। देखिए, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी आगे चला गया था और मुझे नहीं पता लगा कि फिर से मेरा जो ये एप्लीकेशन है इसने मुझे रोक दिया है रिकॉर्ड करने से वीडियो। आई हैव टू अपग्रेड इट, राइट, वरना ये 30 मिनट वाला मुझे बार बार परेशान करता रहेगा। देखिए, मार्क तो मैंने सबको कर ही दिया है, आपको मैं दोबारा से बताता हूँ, दूसरा पेन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब ग्रीन कलर का यूज़ करता हूँ। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट हुई थी गुजरात में,
ये गुजरात में ही क्यों हुई है, उसे समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है विंड मिल का, जो पवन चक्की बोलते हैं, जिस तरह से बिजली बनाती है, राइट। ये सबसे बड़ा गुजरात में है, इसलिए यहाँ पे ग्लोबल ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट सबमिट की गई थी। रायसीना संवाद में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका टॉपिक क्या था, कालचक्र और लोक शांति ग्रह, और कौन मुख्य अतिथि था, क्रिस्टोफर नोलन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अभी महाकुंभ हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। तो सबसे बड़ा आयोजन है वो दुनिया का, और उसमें क्या होता है कि 4 जगह होता है वो, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है, और 3 नदियों के किनारे होता है, बेसिकली गंगा जी के, शिप्रा के और गोदावरी के। यमुना जी और सरस्वती गंगा का ही पार्ट है, ट्रिब्यूटरी है, पर किनारे पे गंगा जी के हो रहा है। समुद्र रक्षा संवयन, ये हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था, चेन्नई में इसकी यू नो इसके उद्घाटन किया था। हमने 3 एसेट्स लॉन्च किए हैं अपने नेवी के लिए। पहला तो है आईएनएस सूरत, ये एक विध्वंसक है, एक डिस्ट्रॉयर है जो अटैक करती है। आईएनएस नीलगिरी जो एक फ्रिगेड है, और आईएनएस वागशीर ये एक पनडुब्बी है, राइट। इनके नाम याद कर लेना। आईएनएस सूरत का उपयोग हम करने वाले थे कराची पोर्ट पर अटैक करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय। भारतीय नौसेना का सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सेना का सैन्य विरासत महोत्सव, इसमें जो शौर्य गाथा वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि जो इंडियन आर्मी की लेगेसी है, जो उन्होंने किया है देश के लिए, उन सबको आम जनों तक पहुंचाना पर्यटन के माध्यम से। अभी पहलगाम में अटैक हुआ है, तो उसमें आपको 3 चीजें याद रखने की है। पहला कहाँ पे हुआ है, बाई सीरन घाटी में, जम्मू कश्मीर की। किसने कराया था, लश्कर तैयबा के फ्रंट ने कराया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट उसको बोलते हैं। कौन कौन मरा है, बहुत सारे इंडियन नागरिक मरे हैं, लगभग हर स्टेट के मरे हैं, राइट, हर स्टेट के नागरिक मरे हैं। दूसरी बात क्या है, एक यूएई का व्यक्ति था, एक नेपाल का व्यक्ति था, और एक लोकल व्यक्ति था, लोकल मुस्लिम व्यक्ति था। इसके बाद इंडिया ने क्या किया, सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है, अटारी चेक पोस्ट बंद होगी पर आपके काम का नहीं है, और सार्क वीजा को रद्द किया है। यहां से सवाल आ सकता है सार्क वीजा से संबंधित, जो आर्टिकल, जो पार्ट 2 है संविधान का, सिटीजनशिप। ओके, सिंधु जल समझौता क्या था, सिंधु जल समझौता ये था कि जितनी भी भारत में नदियां बहती है, एक तो सिंधु नदी बहती है, झेलम बहती है, चेनाब बहती है, फिर रावी, ब्यास और सतलुज। तो ऊपर की 3 नदियों को पश्चिमी नदी बोलते हैं, उसका सारा पानी पाकिस्तान यूज करता है 100%। नीचे वाली नदियों को पूर्वी नदी बोलते हैं, इसका पानी इंडिया यूज करता है, लेकिन 80% पानी इसका भी पाकिस्तान जा रहा है, यानी टोटल 180% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, वो अब बंद हो जाएगा। चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में बदलाव, कि पहले जो चुनाव आयुक्त चुने जाते थे उसमें क्या होता था कि 3 चुनाव आयुक्त होते हैं हमारे यहाँ पे, पता है ना आपको। तो जब ये वाला व्यक्ति रिटायर कर जाता था, तो जो भी सीनियर मोस्ट था वो उसको रिप्लेस करता था, ये नेचुरल चलता आ रहा था। अब क्या है, अब इसको बंद कर दिया गया है, ये सिस्टम अब क्लोज हो गया है। अब एक सर्च कमेटी बनेगी, और वो सर्च कमेटी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगी, जिसमें कौन कौन है, हमारे पीएम साहब हैं, हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है लोकसभा के, और हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का फैसला किया गया है, पहली बार मनाया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी पहली बार सेलिब्रेट किया गया है जब से शुरुआत किया गया था 30 अगस्त 2024 को। ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य के नाम पे। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पहली बार तिरंगा फहराया था, जब जापान ने इसको आजाद करा दिया था। देखो अपना देश पीपल चॉइस, इसमें बेसिकली लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग वोट करेंगे उस हिसाब से हम इंडिया की लिस्ट सिटीज को लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन ज्यादा अच्छी है और कौन ज्यादा रैंकिंग में नीचे है। भारत में आंतरिक प्रवास के 400 मिलियन ड्रीम्स की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आ सकता है कि 400 मिलियन ड्रीम्स किससे संबंधित है, इंटरनल माइग्रेशन से। माइग्रेशन क्या होता है, पहली बात, अगर आप अपने घर को छोड़ के, ये आपका घर है, किसी दूसरी जगह जा रहे हो, ये आपका दूसरा घर है, मे बी ये आपका किराए पे घर है, राइट, ये आपका किराए का घर है, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। अगर आप अपने घर से कहीं और गए हो, वो माइग्रेशन है, चाहे वो कुछ भी है। एक लड़की शादी करने के बाद दूसरे घर जाती है तो भी माइग्रेशन कहेगा आएगा। एक लड़का जॉब करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाता है तो वो भी माइग्रेशन कहलाएगा, राइट। जब आप माइग्रेशन देश के अंदर कर रहे हो, इन नेशन कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। पर जब आप माइग्रेशन बाहर कर रहे हो, कि आप काम करने के लिए कहाँ चले गए,
UAE, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंडिया में जो इंटरनल माइग्रेशन है उसकी रिपोर्ट आई है 400 मिलियन ड्रीम्स की। इसमें क्या कहा है कि माइग्रेशन में अब कमी आ रही है। 2011 में 45 करोड़ लोगों ने किया था और 2023 में सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने किया है। तो प्रवासन का जो दर है वो इस हिसाब से घट गया है। मलेरिया उन्मूलन रिपोर्ट ये जारी होती रहती है, इसका कोई काम नहीं है। साइंस में इस चीज का काम हो सकता है कि मलेरिया होता कैसे है, किस वेक्टर से होता है। महिलाएं की श्रम बल में भागीदारी ये बढ़ गई है। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी का मतलब क्या है, अब महिलाएं ज्यादा वर्क फोर्स में आ रही हैं। जो 2017-18 में 30.3% थी, वो 2023-24 में 41% हो चुकी है। 47% की इसमें इजाफा हुआ है। यानी अब महिलाएं ज्यादा काम कर रही है, अब घर पे कम रह रही है, अब हाउस वाइफ कम है और वर्क फोर्स में वो ज्यादा है। दिल्ली एम्स भारत का पहला और दुनिया का 97th प्लेस का हॉस्पिटल है। ये अभी रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी की है, न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने, वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट 2024। और कौन कौन से इंडिया के हॉस्पिटल शामिल हुए हैं, पीजीआई चंडीगढ़ शामिल हुआ है इसमें 228 नंबर पे, और मेदांता गुड़गांव का शामिल हुआ है 146 प्लेस पे। फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें यूपी ने जीता है सेकंड प्राइज। ये 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिया गया था। और दिस इज हाउ दिस करंट डन। देखिए करंट के हमने एक टॉपिक तो कवर कर लिया है, लेकिन कुछ को कंफ्यूजन है कि करंट को पढ़ना कैसे है। तो करंट का हम एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। जब यहाँ पे, क्योंकि मैं और कुछ तो अभी कर नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू एंड द वाईफाई इशू, तो मैं इसको थोड़ा डीप एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बीच में करंट को आपके लिए। और जब मैं करंट को एनालाइज करूंगा तो मैं सभी टॉपिक के एग्जाम्पल्स आपको देने की कोशिश करूंगा कि किस टॉपिक को आपको किस तरह से पढ़ना है और किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और क्या पैटर्न है सवाल के आने का। देखिए करंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आप एक चीज हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और आप उसके सराउंडिंग में तैयारी कर सकते हो, राइट। तो लेट मी डू सम मैथमेटिकल वर्क्स एंड मैं आपके सामने वो करंट की वीडियो को रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।